नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, 19 मार्च के पहले एक बहुत गहरी साजिश हो रही है और इस साजिश के बारे में क्यूबाइट नेटवर्क पहला चैनल है जो इस तरफ इशारा कर रहा है। बड़े बड़े लोग इस तरफ उनकी निगाह ही नहीं जा रही है, नजर ही नहीं जा रही है। लेकिन मित्रों, सच्चाई ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर यह साजिश रची गई है और ये साजिश आज से नहीं, सालों से चल रही है। मैं वो तो नहीं कहूंगा जो एक जमाने में इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ अरुण शौरी साहब ने लिखा था, वर्शिप ऑफ फॉल्स गॉड। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं उसे मानता हूं, वो गॉड भी हैं और एक बड़े वर्ग के लिए गॉड हैं। होना भी चाहिए, उनकी फिलॉसफी में कोई गलती नहीं है। लेकिन प्री इंडिपेंडेंस ही इस बात के खतरे थे, जो उस वक्त के जो सामाजिक समीकरण थे, समाज की जो स्थिति थी, उससे यह लग रहा था कि इस तरह का जो भी निर्णय हो रहा है वो कालांतर में समाज को और विध्वंसक बनाएगा। और ये गहरी सोच के साथ उसी वक्त तैयार की गई थी। हालांकि हमारे फोर फादर ने ठीक से उसको एड्रेस करने की कोशिश की, बहुत हद तक सफलता मिली भी। कालांतर में हमने उन सारे प्रयासों को एक प्रकार से धता बताया और भारत निर्बाध गति से आगे बढ़ता रहा। लेकिन आज मैं जिस साजिश की चर्चा कर रहा हूं, ये साजिश नई नहीं है। ये तार उसके बहुत गहरे हैं और बहुत पुराने हैं। लेकिन जो पुराने तार थे उसका जिक्र छोड़ दीजिए, नए तार जो हैं उसका जिक्र कीजिए। क्योंकि पुराने को ठीक करते करते तो गंगा में बहुत पानी बह गया और बहुत हद तक हम उस रास्ते से बाहर आ गए थे। हम एक ऐसे समाज का, समावेशी समाज का निर्माण कर चुके थे जिसमें विभेदकारी शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो गई थी। और जो मैसिव कैपिटलाइजेशन है वो इन सारी विभेदकारी शक्तियों को स्वयं खत्म कर देगी। उस दिशा में हम आगे बढ़ भी रहे थे। लेकिन 2016 में एक डेथ को आधार बना करके जिस प्रकार से षड्यंत्र रचा गया, फर्जी फर्जी षड्यंत्र रचा गया। कैसे है फर्जी षड्यंत्र? रोहित वेमुला नाम का एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। ब्राइट स्टूडेंट थे, आत्महत्या की। कहीं से भी ये सुखद कैसे हो सकता है? ये दुखद और अतिशय दुखद है, इसमें कोई शक नहीं है। ये व्यक्ति किसी भी जाति का होता, किसी भी धर्म का होता, एक इंसान अगर सुसाइड करता है तो ये दुखद है। रोहित वेमुला की मृत्यु को उस रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन संपूर्ण झूठ, उसका बाजार बनाया गया और उस झूठ को बाजार में बेचा गया। उनकी मां सामने आई और उनकी मां के ही ऊपर यह आरोप लगा। रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला पर ही आरोप लगा। 2016 की जब घटना हुई, बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बंडारू दत्तात्रेय, स्मृति ईरानी, इन सब का नाम घसीटा गया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अप्पा राव, उनका नाम घसीटा गया और बजाप्ता केस में इंगित किया गया स्मृति ईरानी तक को, केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक को। वो खुद माइनॉरिटी से आती हैं, उनका भी नाम घसीटा गया और एक पूरा वातावरण देश में बनाया गया। एक शोषक है और एक शोषित है, ये पॉलिटिकल नैरेटिव सूट कर रहा था। और अंत में निर्णय क्या हुआ? रोहित वेमुला का केस पूर्णतः झूठ था। आप कल्पना कीजिए, ऐसे आधारहीन
झूठ पर पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया और देश को विभाजन की आग में झोंकने की पूरी कोशिश की गई। वो तमाम जातिवादी एक्टिविस्ट, स्टूडेंट, प्रोफेसर, टीचर, पत्रकार, सबने ये पूरा नैरेटिव बनाया। सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनता रहा और जब सच सामने आया तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। राधिका वेमुला ये स्वीकार नहीं कर रही हैं, कहा ये हमने ये गलती की। रोहित वेमुला की मां है, बस उसे जाति के नजरिए से देखा जा रहा है। जो प्राकृतिक न्याय है उसकी अवहेलना हो रही है। समाज में अगर मान लीजिए कि कुछ दुराव था, कुछ विकृति थी, जातीय विकृति थी, तो उसे नेचुरल जस्टिस के साथ दूर कर सकते हैं। इंसान इंसान में विभेद नहीं हो सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसके आधार पर हर तरह की गलती को नहीं नहीं जाति है, ये इस जाति से आता है इसलिए सब कुछ माफ है। राधिका वेमुला के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब क्यों कार्रवाई होनी चाहिए थी? आज मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं और मैं अपने सभी जातिवादी मित्रों से यह कहना चाहता हूं कि जरा निगाह खोल करके रखिए। पूरी दुनिया का षड्यंत्र भारत को तबाह करने का है और ये षड्यंत्र, जैसे आप कहते हैं ना कि दमनकारी रहा है समाज, उसी तरीके से ये षड्यंत्र हजारों वर्षों से आ रहा है कि इस भारत को कैसे मटिया मेट किया जाए, मिट्टी में कैसे मिलाया जाए। रोहित वेमुला केस की जांच, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, वहां कोई संघ की सरकार नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो अब जो केंद्र में रहते हुए जो पाप किया है वो क्षमा के योग्य नहीं है और उनको ये भुगतना पड़ेगा। इस तरह का इन्होंने पाप किया है, ऐसा पाप तो कोई अन्य पार्टी ने भी नहीं किया जो पाप ये कर गुजरी है ये पार्टी। और इसका खामियाजा चुनाव में इन्हें मिले ना मिले, लेकिन देश की कीमत पर इन्हें मिलेगा। और हो सकता है कि कुछ लोग चुनाव जीत के आ जाएं इसी राजनीति के बल पर, लेकिन देश हार जाएगा और देश को इन्होंने हरा दिया है। ये कुत्सित जातिवादी नेता चाहे किसी भी पार्टी में हो, उन्होंने देश को हराया है। किसी एक वर्ग विशेष को जिताने की इनकी चेष्टा नहीं है, इन्हें खुद जीतने की चेष्टा है। ये खुद कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये खुद सोशल इंजीनियरिंग करते हैं और सोशल इंजीनियरिंग के बल पर खुद सत्ता का मलाई खाते हैं। हर जगह, हर एक इलाके में ये ताना बाना बुनते हैं कि यहां कौन सा कॉम्बिनेशन लगाया जाए, यहां कौन सा कॉम्बिनेशन चलेगा, यहां हिंदू मुसलमान चलेगा, यहां जात का कॉम्बिनेशन चलेगा और उस बीच में सनातन का नुकसान करो, कोई बात नहीं। हमें कहां तो यह नैरेटिव चलाना चाहिए था कि सनातनी भारत को खड़ा होना है, समृद्ध, जिसमें हर धर्म के लोग शामिल हों, मुसलमान भी शामिल हों, क्रिश्चियन भी शामिल हों। सनातन की मूल परिभाषा को लेकर बढ़ना चाहिए था, वो नहीं हुआ। रोहित वेमुला का केस तेलंगाना में 3 मई 2024 को क्लोज किया गया। 13 मई 2024 को कांग्रेस की एक प्रकार से सरकार आ गई, वो चुनाव था। उसके पहले तेलंगाना में टीआरएस की सरकार थी, चंद्रशेखर राव की, केसीआर की। केसीआर की सरकार थी तेलंगाना में। केसीआर की सरकार ने, केसीआर की पुलिस ने 8 वर्षों में 2016 से लेकर के 2024 तक 8 वर्षों में जांच की। 8 वर्ष तक उसकी जांच चलती रही और अंततः पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया। क्या है क्लोजर रिपोर्ट? आप सबको मालूम होगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं। क्लोजर रिपोर्ट में कहा 4 मई 2024 को कि रोहित वेमुला शेड्यूल कास्ट से नहीं आते थे। रोहित वेमुला बाडेरा जाति से हैं, जो
अदर बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटी में आते हैं। फिर हुआ क्या? रोहित वेमुला ने शेड्यूल कास्ट की फर्जी प्रमाण पत्र बनाए थे और रोहित वेमुला को यह शक हुआ कि कहीं मेरे इस फर्जीवाड़े का पता न चल जाए और इस आधार पर उनको किसी ने डराया होगा या कहा होगा कि तुम्हारा जो ये फर्जी सर्टिफिकेट है, इससे तुम्हारा कैरियर रियून होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, तुम्हारी एकेडमिक डिग्रियां भी सीज की जा सकती हैं, क्योंकि तुमने फर्जी सर्टिफिकेट लगाए हैं। तुम वडेरा जाति से हो, जो कि शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। ये पूरा केस है, इसकी जांच की है पुलिस ने। अब मैं फिर कह रहा हूं वहां पर कि उस वक्त जो ये आरोप लगाते थे तथाकथित भारतीय जनता पार्टी पर कि ये सवर्णों के साथ रहने वाली पार्टी है, क्योंकि सवर्णों का इनको वोट मिलता है, तो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी को कि ये सवर्ण हितैषी पार्टी है, इसीलिए ये काम किया। नैरेटिव चलाने वालों ने भारतीय जनता पार्टी को सवर्ण हितैषी के रूप में परिभाषित किया और कहा कि इनकी वजह से ये पार्टियां, देखिए, संघ के खिलाफ नैरेटिव चला, देश भर में नैरेटिव चला संघ के खिलाफ कि संघ जातिवादी उन्माद को फैला रही है, विभेदकारी राजनीति कर रही है। लेकिन केसीआर की सरकार की पुलिस ने इंक्वायरी किया और कहा कि ये तथ्य सामने आए हैं। फिर वो मामला कोर्ट आया, अदालत में आया। अदालत ने जब ये फाइंडिंग्स देखा, उसके बाद सबको बरी किया। स्मृति ईरानी तक का नाम इसमें आया, सबको बरी किया गया। लेकिन तब तक तो नैरेटिव बनाने वालों ने नैरेटिव बना लिया रोहित वेमुला का। सारे यूनिवर्सिटीज में, सारे विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला चलने लगा और फिर 7 समंदर पार सोरोस के कुनबे ने इस पूरे कुनबे को फंड करना प्रारंभ कर दिया। उनको एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए था और ट्रिगर पॉइंट मिल गया। आजादी के पहले ट्रिगर पॉइंट चाहिए था, ट्रिगर पॉइंट मिला। किस रूप में मिला? कि सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था होगी। पहले तो हिंदू मुसलमानों में किया गया, फिर एससी एसटी में किया गया और इस तरह से इस पूरे समाज को विखंडित कर दिया। आजादी तो दी, लेकिन उस आजादी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समाज पूरी तरह से टूटा हुआ था। तो पहली साजिश तो अंग्रेजों की कामयाब हो गई आजादी के पहले, और अब ये दूसरी साजिश कामयाब कर दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सोरोस के आदमी मौजूद हैं। यही सोरोस और गेट्स के आदमी ने कोविड में उनका ही साथ दिया, उनके ही नैरेटिव को फॉलो किया। और जिस कोविड के नैरेटिव पे आज डोनाल्ड ट्रंप इनके खिलाफ खड़े हैं, आज उसी सोरोस के साजिशकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मौजूद है। मोदी जी उसको कब पहचानेंगे? कब केंद्रीय नेतृत्व उन मोल को पहचानने की कोशिश करेंगे? अब इतनी बड़ी साजिश हो गई, अदालत में मामला आया, अदालत ने कहा कि आप रेग्रेसिव समाज बनाना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव समाज बनाना चाहते हैं, आप समाज को बैकवर्ड बनाना चाहते हैं या फॉरवर्ड बनाना चाहते हैं। यहां बैकवर्ड फॉरवर्ड का मतलब जाति से बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है। यहां है कि आप अपनी सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, जाति विहीन समाज का निर्माण करना चाहते हैं, या जाति से भरा पूरा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें वैमनस्यता कूट कूट कर भरी हो, इस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। अब ये सुनवाई 19 मार्च को होगी। अभी तक तो सवर्ण सड़कों पर उतरे थे, अब सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे के खिलाफ लोग सड़क पर आ गए हैं। उनको लाया गया है, उनको कहा गया है कि देखो, सवर्ण सड़कों पर उतरा तो सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गया, अब तुम सड़क पर उतरो तो इसका रोल बैक हो जाएगा और इस मामले को आगे बढ़ाओ, बढ़ाते रहो, उत्तर प्रदेश चुनाव तक खींचते रहो।
मार्च में फिर तारीख लगेगी 19 मार्च को, 2 महीने की तारीख ऑलरेडी लग गई, फिर 19 मार्च को हो गया, स्टे रहेगा उस पर, लेकिन विवाद चलता रहेगा। क्यों? इसकी मार्केटिंग करनी है, समाज के हर वर्ग तक, हर घर तक ये सूचना जब तक पहुंच ना जाए तब तक ये डिबेट डिस्कोर्स चलते रहनी चाहिए। और ये इन साजिशकर्ताओं को सूट कर रहा है, उनके प्रॉफिट के लिए एक बढ़िया बाजार सज गया है। अपोजिशन के नेता मौन हैं, चुप हैं, इंतजार कर रहे हैं कि 19 तारीख तक तो स्टे लगा है। अब जो हमारे सूरमा, हमारे महारथी सड़कों पर उतरे हैं, वो सड़कों को लाल कब करेंगे? और जब सड़कों को लाल कर देंगे, फिर जब देखेंगे कि हाँ इधर से चिंगारी भड़क गई है, फिर आकर के रोटी सेकेंगे। साजिश बहुत गहरी है मित्रों, और मैं हैरान हूं भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस तरह के काम में शामिल हो जाएगी, या इस तरह का कोई कैलकुलेशन उनके पास नहीं होगा। यह हो नहीं सकता है। तो क्या केंद्रीय नेतृत्व के निगाह में यह सब चल रहा है? किसके लिए हो रहा है ये? क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव इनके ध्यान में है? क्या लोकसभा में जो हार हुई थी, उनको लग रहा था कि एक वोट बैंक हमसे छिटक गया है, उस वोट बैंक को लाने के लिए हमें यह तिकड़म करना पड़ेगा, और हम ये करेंगे, और फिर हम एक पावर शिफ्ट करेंगे, पॉलिटिकल शिफ्ट करेंगे, पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव हम चेंज करना चाहेंगे? क्या इसकी तैयारी हो रही है? एक वर्ग को हाशिए पर रख दो और फिर एक नया पॉलिटिकल इक्वेशन तैयार कर लो, जिसकी मलाई खाने वाले चूंकि हम ही हैं, इसके स्ट्रेटेजी बनाने वाले, इसकी मलाई आगे हम खाएंगे। क्या यह रणनीति बन रही है? और इस रणनीति में सभी पार्टियों के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। सब ये देख रहे हैं कि फाइनल टर्न क्या लेगा। ये मैच चल रहा है, मैच चल रहा है। यहां पे सड़कों पर आगजनी कैसे होगी, इसकी तैयारी चल रही है। सड़कों पर कैसे आग लगाया जाएगा, सड़कों पर कैसे भड़काऊ भाषण दिए जाएंगे, अगरा पिछड़ा सवर्ण को सामने खड़ा किया जाएगा और सब तलवारें खींच लेंगे और फिर उस बीच में अपनी गोटी सेक लेंगे। चुनाव आएगा और फिर अगर वोट कंसोलिडेट हो जाएगा, हमें वोट मिल जाएगा। इनको आपके ज्यादती से कोई लेना देना नहीं है। मैं सभी वर्ग के छात्रों से यह अपील करता हूं कि आप कृपा करके इनके नैरेटिव में मत आइए। ये भारत तोड़ने, भारत के टुकड़े करने की साजिश में सभी पार्टी के नेता पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। ये आपको तोड़क भाषा सिखला रहे हैं। ये आपकी भलाई करने नहीं आए हैं, ये ध्यान रख लीजिए। ये बहुत सोच समझ करके अंतर्राष्ट्रीय साजिश के ये शिकार हैं। ये खुद चार्टर्ड प्लेन से चल रहे हैं। इनके बच्चे देश में नहीं पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। आपके यूनिवर्सिटी से इनको कोई लेना देना नहीं है। न हमारे शिक्षा मंत्री के बच्चे देश में हैं, न अपोजिशन पार्टी के बच्चे देश में हैं। सबके सब बाहर हैं। ये पाकिस्तान के मुनीर हो चुके हैं। और आज मैं बड़ी पीड़ा के साथ ये बात कह रहा हूं, और अगर कह रहा हूं तो यूं ही नहीं कह रहा हूं। आप जरा ठंडे दिमाग से आंखें खोलकर, कान को खोल करके दिमाग अप्लाई कीजिए, देखिए, सोचिए, समझिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक वर्ग है जो बहुत पहले से जातिवादी राजनीति करता रहा है। वो लक्ष्मण यादव जी अभी एक्टिव हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए अब उनके नेता तो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। जो उनके समर्थक थे वो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। इसी स्थिति का वो इंतजार कर रहे थे और बड़े खुश हो रहे हैं। वो बड़े खुश हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, अगर आप ये सोचते हैं कि इस तरह के तिकड़म से हम वोट बैंक की राजनीति तो कर लेंगे लेकिन देश जीत जाएगा, ऐसी कल्पना मत कीजिए। देश विध्वंस के रास्ते पर जा रहा है।
और बेहद खतरनाक मोड़ पर देश आके खड़ा हो गया है। आप चले हैं देश को विश्व गुरु बनाने, आपके नाक के नीचे में एजुकेशन मिनिस्ट्री जैसा मिनिस्ट्री एक अक्षम व्यक्ति चला रहे हैं। उनको यह तक नहीं मालूम है कि कौन सी कमिटी किस प्रकार का एक्ट ला रही है। आप रोक देते। इस तरह से साफ साफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसी के भी खिलाफ हो, वो सवर्ण हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी वर्ग के खिलाफ इस तरह के एक एक्ट लाने की आवश्यकता क्या है। 4 करोड़ में 300 350 केस, 1 करोड़ में 60-65 केस। लोग कह रहे हैं कि 1 करोड़ में एक भी केस क्यों होगा। अरे भाई, 1 करोड़ में एक भी केस होगा तो आप आदर्श स्थिति रहती नहीं है। आप आदर्श स्थिति की कल्पना कर रहे हैं। आदर्श स्थिति का मतलब होता है कि 90% से ऊपर करेक्टिव अप्रोच से समाज चले। तो 90% से ऊपर से करेक्टिव अप्रोच से समाज चल रहा है। कोई बच्चा एक दूसरे को जाति सूचक शब्द से अगर कहता भी है तो वो लोग, उन लोगों में इतनी क्षमता है कि वो इस तरह के अपमान को और इस तरह के हंसी मजाक को, इस तरह की किसी भी कृत्य को स्वयं ही ठीक कर लेगा। आपको ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए। आपके यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट को, आपके यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स को कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमारे प्रोफेसर आकर के बताएं कि हम जातियों में विभाजित समाज न बने। हमारे लिए कोई दलित नहीं, कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, हमारे लिए छात्र छात्र हैं। ये नैरेटिव हम नहीं दे सकते क्या? क्या अभी तक काफी था जो रिजर्वेशन नॉन रिजर्वेशन का खेल चल रहा था? उसको भी धीरे धीरे फेज आउट करने की बात थी। अवसर आपको बढ़ाने नहीं है, गरीब के परिवार की स्थिति को ठीक करनी नहीं है, उनको 5 किलो अनाज पर जिंदा रखना है, उनके लिए और व्यवस्था करनी नहीं है। बस उनको 5 किलो का अनाज दे दो और उसके बाद उनको तिकड़म में भिड़ा दो, लड़ाई में ढकेल दो। यह स्थिति ठीक नहीं है। यह स्थिति ठीक नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी। और आपकी पार्टी के तरफ से यह आए, यह तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़े दिनों बाद लोगों ने सोचा था कि भारत विश्व गुरु के रास्ते पर चल पड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम करेगी, यह किसी ने नहीं सोचा था। आप तो कहते थे, आपका तो नैरेटिव था पार्टी विथ ए डिफरेंस, पार्टी विथ एन आइडियोलॉजी। और आपका आइडियोलॉजी यह कहता है सबका साथ सबका विकास। यह सबका साथ सबका विनाश हो रहा है। अब हर वर्ग के लोग सड़क पर उतर गए हैं। एक एक विश्वविद्यालय के बच्चे आमने सामने भिड़ रहे हैं। अभी तक सवर्ण खड़े थे, अब ओबीसी खड़े हैं, कल फिर एससी एसटी खड़े होंगे और आपस में लड़ेंगे। इसी स्थिति की कल्पना ब्रिटेन की महारानी और उसके दलाल करते थे कि जाएंगे तो हम तुमको छोड़ करके, लेकिन तुमको आपस में लड़ा के जाएंगे। ये लड़ाया यहां से नहीं जा रहा है, ये लड़ाया जा रहा है 7 समंदर पार से। दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियां इस मुद्दे पर काम कर रही हैं। वो मोल को अलग अलग इंस्टीट्यूशन में दाखिल करवा रही हैं। और डफली लेकर के बजाने वाले जो बच्चे हैं उनको कुछ मालूम नहीं है। मैं तो आज भी ये कहता हूं कि शरजील इमाम एक बहुत ही एक इनोसेंट टाइप का बच्चा, उनको कुछ मालूम नहीं है, वो बोलने लगा कि बस चिकन नेक कर दो, चिकन नेक कर दो, और ये गलत रास्ते पर चढ़ गया। किसी के इशारे पर आकर के करने लगा। लेकिन उनके साथ मिलकर के उनको समझाया जा सकता है, उस पर एक्शन रखा जा सकता है, सजा भी दी जा सकती है, लेकिन उनको एक्शन रखा दिया, उसके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। और माफ करके उनको यह भी कहा जा सकता है कि आगे से हम तुम्हारे ऊपर हमारी नजर है, और अगर आप इस तरह से करोगे तो फिर आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। समाज में डायलॉग की परंपरा खत्म होती जा रही है और हम आहिस्ता आहिस्ता फॉरेन रणनीतिकारों के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। ये सीआईए, ये MI6 अपने एजेंडे में कामयाब हो रहा है। उसको मालूम है कि भारत के बच्चे इसरो से कमाल कर सकते हैं। भारत के बच्चे अगर एक
रास्ते पर आकर के रिसर्च और इनोवेशन में अपनी ताकत लगा दें तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो उन बच्चों को जो रिसर्च इनोवेशन में अपनी ताकत लगाएंगे उनको जातियों में उलझा दो, उनको जातियों में उलझा दो। ये लक्ष्मण यादव जैसे प्रोफेसर ये अपनी रोटी सेक रहे हैं, उनको जातियों में उलझा दो। वो आकर के ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हमें इसमें नहीं उलझना चाहिए। 1989 के पहले तक ये ओबीसी नहीं थे, अब ये ओबीसी हो गए हैं। अभी फिल्में चल रही हैं, आपने देखा होगा आयुष्मान खुराना का, वो एक्टिंग में कह रहे हैं कि तुम कौन कौन जाट हो। हाँ जी मैं जाट हूं, लेकिन अभी मैं ओबीसी हूं, 1989 के पहले मैं ओबीसी नहीं था। आर्टिकल 340 के तहत यह बात सही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी व्यवस्था कर दी थी कि समाज में जहां बैकवर्डनेस है, जहां पिछड़ापन है, जिस वर्ग विशेष में, उनको कुछ सुविधा दीजिए। एज ए स्टेट अगर हम सुविधा देना शुरू कर दें, आप फ्री एजुकेशन देना शुरू कर दीजिए, नहीं देंगे। कर सकते हैं काम, करेंगे नहीं। समान शिक्षा देना शुरू कर सकते हैं, करेंगे नहीं। पारिवारिक स्थिति अगर मान लीजिए किसी की ठीक नहीं है तो उसके लिए अलग से विशेष सुविधा दी जा सकती है, उसको बनाया जा सकता है, एक पीढ़ी 2 पीढ़ी तक। यह सवाल जाति का नहीं है, सवाल मानव सभ्यता के विकास का है। और आप आहिस्ता आहिस्ता आज सवर्ण को, कल ओबीसी को, कल ओबीसी के बाद दलित को, और इसी तरीके से महादलित को काटते जाएंगे। ओबीसी वाले कह रहे हैं कि जो 25 जातियां हैं ओबीसी में वही डोमिनेंट है, उन्हीं को रिजर्वेशन का लाभ मिलता है, और जो बाकी जातियां हैं उनको वो हाशिए पर हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। यादव जी तो मलाई खा लेंगे, लेकिन बाकी मलाई खाएंगे कि नहीं खाएंगे कहना मुश्किल है। ये बात यादव जी को ही बोलना चाहिए, उन्हीं को सामने आना चाहिए, वही कहें तो ज्यादा बेहतर है, कोई और ना कहें। जैसे ब्राह्मणों को कहना चाहिए कि नहीं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में स्थिति गड़बड़ है, उनके लिए हमको विशेष सुविधा देनी चाहिए, आर्थिक रूप से भी उनको अवसर का लाभ मिले, उनको तैयार किया जाए। अरे डिफेंस में जाकर के देखिए, ट्रेनिंग किसी भी जाति का हो, वो ठीक से ट्रेन अगर आप करेंगे तो 15 साल का एक साइकिल हो सकता है, 15 साल के बाद आप नया समाज बना सकते हैं। लेकिन इस दिशा में कौन सोचेगा? यह सोचने का काम किसका है? राजनीति का है, राजनेताओं का है। लेकिन यह सब बात अच्छी लगेगी नहीं, यह करना नहीं है, यह राजनीति करनी नहीं है। हमें करनी है 19 मार्च की साजिश तैयार करनी है। हमें करना है कि सवर्ण आ गया, अब चलो ओबीसी को उतारो, ओबीसी आ गया अब दलित को उतार दो, दलित चला गया अब ट्राइबल को उतार दो। उतारते जाओ, उतारते जाओ, सड़कों को लाल करते जाओ, और फिर राजनीति करके उसका परसेंटेज 52% में हो जाए, कोई बात नहीं, 52% वोटिंग हो रही है, डेमोक्रेसी हाशिए पर चले जाए, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। परसेंटेज ऑफ वोट को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कोई नहीं है। एसआईआर के ऊपर इतनी चर्चाएं हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन बढ़िया काम कर रही है। बिहार में एक एफआईआर नहीं हुआ, एक एफआईआर नहीं हुआ एसआईआर के ऊपर कि मेरा वोट कट गया, मेरा वोट कट गया। लेकिन जातिवादी लोग, उनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही थी, तो एसआईआर पर चर्चा शुरू कर दिया, इलेक्शन कमीशन के ऊपर चर्चा शुरू हुआ। हाँ, यह बात पर चर्चा शुरू होनी चाहिए थी कि चुनाव के पहले ये पैसे क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं, इस पर सवाल होना चाहिए था। सवाल जिस पर उठाना चाहिए वो नहीं उठाना है, क्योंकि वही कुकर्म वो कर रहे हैं। समाज को अब खड़ा होना पड़ेगा, जातियों से, धर्मों से ऊपर उठ करके जो न्याय प्रियता है, जो सत्य है, उसका आलिंगन करना पड़ेगा। उससे दूर रहेंगे तो आप बचेंगे नहीं। एक दिन समाज को आप धीरे 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 उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां भारत ही नहीं बचेगा। यूनिवर्सिटीज में डिस्कोर्स करने की जरूरत है, यूनिवर्सिटीज में बच्चों के साथ सीधी बातचीत करने की जरूरत है। आप क्या चाहते हैं? ओबीसी, दलित, सवर्ण में आप बटे रहें या आप विद्यार्थी हैं? एक विद्यार्थी के साथ अगर कोई ज्यादती होती है, माफ कीजिएगा, तो सारे विद्यार्थी खड़े होकर के तय कर लें कि यह जाति हुई है। किसी भी वर्ग का उसको जाति के नजरिए से न देखा जाए, वो किस जाति का है इसलिए उसके साथ जाति हुई है यह ना देखा जाए,
वो विद्यार्थी है, वो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट है, उसको स्टूडेंट के नजरिए से देखा जाए। क्या मैं असत्य बोल रहा हूं? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? बड़े बड़े पत्रकार आके कह रहे हैं कि जाति तो होती है, जाति तो होती है। हाँ, जाति होती है, लेकिन उसका रास्ता क्या है, रेमेडी क्या है? अगर होती है तो उसको और बढ़ाया जाए, होती है उसको रोका जाए, ये नैरेटिव दिया जाए कि हम जाति में नहीं, हम स्टूडेंट के निगाह से देखेंगे। हमारे लिए कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई सवर्ण नहीं, कोई अति दलित नहीं, कोई दलित नहीं, कोई ट्राइबल नहीं, स्टूडेंट स्टूडेंट है। ये नैरेटिव नहीं चल सकता है, नहीं चलाएंगे। ये नैरेटिव चलाना नहीं है, क्योंकि इससे उनके स्वार्थ की पुष्टि नहीं होती। बहुत सारे पत्रकार हैं, वो मैं देख रहा हूं, वो टेलीविजन स्क्रीन पर आके कहते हैं नहीं बात तो सही है, एक भी क्यों नहीं होता। हमारे मित्र हैं, बहुत सारे मित्रगण हैं, वो टेलीविजन पर आकर के बैठ करके बोल रहे हैं नहीं एक गड़बड़ी क्यों हो रही है। अरे गड़बड़ी हो रही है, उस गड़बड़ी हो रही है स्टूडेंट के खिलाफ जाती हुई, स्टूडेंट ने किया, उसे स्टूडेंट के नजर से देखना शुरू कीजिए। कब शुरू करेगा हमारा यह समाज? हर बात के लिए दौड़ दौड़ करके जाएंगे आप सुप्रीम कोर्ट, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक्ट के खिलाफ बन रहा था माहौल। सरकार कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि एट्रोसिटीज के जो एक्ट है इसको हटा करके समाज में डायलॉग डिस्कोर्स की परंपरा को आगे बढ़ाया जाए, हम न्याय के रास्ते पर चलें जिसमें फंसाने और बचाने की कोशिश नहीं हो। यही सरकार खड़ी हो गई, कहा नहीं 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 ये नहीं होगा। 2024 में एक और एक्ट आया, उसके खिलाफ भी ये सरकार खड़ी हो गई। मित्रों, आप सबसे ये मैं कहना चाहता हूं, भारत की कोई राजनीतिक पार्टी आपके लिए नहीं सोच रही है, ये बाय प्रोडक्ट आपके लिए काम हो जाता है। उनको सड़क में पैसे कमाने हैं, सड़क बन जाती है। पुल में पैसे कमाने हैं, पुल बन जाती है। यही स्थिति है। और मुझे मालूम है कि आज जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो दूसरे नजर से देखेंगे, लेकिन मैं उनसे यह आग्रह कर रहा हूं कि नजरों को देखना छोड़ दीजिए। कौन कह रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, कह क्या रहा है यह महत्वपूर्ण है, कहा क्या जा रहा है यह महत्वपूर्ण है। कहा यह जा रहा है कि हम समाज को विध्वंस के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, या समाज को समरस समाज में तब्दील करना चाहते हैं। क्या हम समाज को जातिवादी आग में धकेलना चाहते हैं, या हम बड़ी मुश्किल से जातिवाद की आग से हम बाहर निकल के सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं। कहां तो अभी हमें चर्चा करनी चाहिए थी कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारी डील हुई है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे हम ट्रंप से मुकाबला करें, टैरिफ का मुकाबला करें, कैसे हम पाकिस्तान से मुकाबला करें कि वो कुछ तिकड़म कर सकता है। सैन्य अभ्यास के ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। आज बजट आ रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। इस पर चर्चा होने के बजाय हम एक कुंठित मानसिकता में लगातार जिए जा रहे हैं, और वो भी गलत नैरेटिव पर, झूठे तथ्य पर, झूठे तथ्यों के आधार पर आप रणनीति बनाएं, पॉलिसीज बनाएं, और उसी पॉलिसीज को प्रसारित करें, और फिर उससे राजनीतिक लाभ की योजना बनाएं। ये बेहद विध्वंसक है मित्रों, बेहद विध्वंसक है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो हमें इस नजरिए से नहीं देखेंगे कि मैं किस जाति का हूं, मैं जो कह रहा हूं उससे वो सहमत है कि नहीं। विभेद है, शोषण है, लेकिन ये शोषण ऐसा नहीं है कि हर आदमी जा रहा है और कह रहा है ये फलना आ गया, इसको निकाल दो, उसको कर दो। ऐसा नहीं है। ऐसी वातावरण इस यूनिवर्सिटीज में नहीं है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग, जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, रेग्रेसिव सोच रखते हैं, वो इसी तरह का नैरेटिव फैलाएंगे, क्योंकि उनको अपना लाभ कमाना है। वो इसमें रोटी सेक रहे हैं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मैं सभी विद्यार्थियों से, चाहे वो किसी वर्ग के हों, दलित हों, पिछड़ा हों, सवर्ण हो, कोई पिछड़ा नहीं है, कोई सवर्ण नहीं है, कोई अगड़ा नहीं है, सभी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं। 19 मार्च के पहले जो ये गहरी साजिश हो रही है, और इस साजिश को लंबा किया जा रहा है चुनावी ख्याल से, तो इस साजिश को डिस्ट्रॉय कीजिए। वरना याद रखिएगा, आज मैं 1 फरवरी 2026 को ये जिस बात की तरफ इशारा कर रहा हूं, अगर आप नहीं संभले तो वही स्थिति होगी, देश में विध्वंस होगा, तोड़क समाज बनेगा, हम विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।